देखिए स्टूडेंट, बायो-सेवर्ट लॉ सीखने के बाद मैंने बायो-सेवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन आपको सिखाया था। हमने किसी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालना सीखा था। हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंडक्टर था जिसके कारण हमने किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था। आज हम उसी के डिफरेंट स्पेशल केसेस देखने जा रहे हैं, किस तरह से उसे यूज किया जाता है, उसे अप्लाई कैसे किया जाता है। तो देखिए, पहले तो डायग्राम के माध्यम से समझिए। यहां पर करंट, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर जो आपके सामने बताया गया है, ये देखिए, एरो की तरफ आइएगा। पॉइंट पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसका आर है, यहां से नीचे से बनने वाला एंगल φ1, यहां से बनने वाला एंगल φ2, ये एंगल अल्फा और ये एंगल आपके पास में बीटा है। तो अल्फा बीटा इनके डिफरेंट केसेस, अगर φ1 φ2 इक्वल हो तो अब क्या होगा? एक एंड इनफाइनाइट हो, दूसरा इनफाइनाइट फाइनाइट हो, तब क्या होगा? दोनों की वैल्यू इक्वल होने पर, दोनों एंड इनफाइनाइट होने पर आंसर कैसे निकलेगा? एक एंड यहीं टर्मिनेट हो रहा हो और पॉइंट पी पर आंसर निकालना हो, तब आंसर कैसे निकलेगा? अगर वायर के इस पाथ पर करंट फ्लो हो रहा है और आपको इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पॉइंट पी पर, मतलब ये करंट यहां से फ्लो हो रहा है और इसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो कैसे निकलेगा? और हम ये भी सीखेंगे कि सिमेट्रिक केसेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना हो, जैसे कि देखिए ये सर्कुलर आर्क है, यहां से करंट आया, इसके दो पार्ट हुए, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सिमेट्रिक केस है, करंट टूटा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? ये अगेन सिमेट्रिक केस है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? ये सब जो केसेस आपके सामने दिख रहे हैं, इन सब केसेस में जीरो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन कैसे होता है ये हम सीखने वाले हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलिए और देखिए किस तरह से इसे निकाला जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास एक वायर है, आपको इससे परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो मिलती है वो ये मिलती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr sin φ1 प्लस sin φ2। आप में से कई बच्चे जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा सजेशन है कि अगर चाहते हो कि कहां से आया है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना। बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से, वो वीडियो जरूर देखना। वहां पे मैंने पूरा डिस्कस किया कैसे आता है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इसकी मदद से। म्यू नॉट आई अपॉन 4πr sin φ1 प्लस sin φ2। अच्छा, φ1 प्लस φ2, अगर सोचो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम एंगल हो जाए, मतलब 45 डिग्री एंगल हो जाए, मान लो φ1 और φ2 दोनों सेम हो जाए, जिसे मैं फाई कह देता हूं, तो बी आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4πr sin φ प्लस sin φ। अच्छा, sin φ प्लस sin φ कितना होगा? 2 sin φ, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू sin φ। तो आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2πr sin φ, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी आप चाहें तो φ1 φ2 के प्लेस पे α1 α2 के फॉर्म में, अल्फा और बीटा के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो अल्फा बीटा के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस होगा देखिएगा। देखिए ये एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ये अल्फा, ये φ1 और ये 90 डिग्री, तो अल्फा प्लस φ1 प्लस 90, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो अल्फा प्लस φ1 इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं φ1 दैट इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। ओके, अब आप चाहें तो यहां देखिए, ये मान लीजिए आपके पास में एक्स एंगल है, ये मान लीजिए आपके पास में एक्स एंगल है, तो एक्स प्लस बीटा, देखो ध्यान से, एक्स प्लस बीटा लीनियर पेयर, लीनियर एंगल के फॉर्म में 180 लिखा जा सकता है। तो एक्स को क्या लिखा जा सकता है? तो एक्स को लिखा जा सकता है 180 माइनस बीटा। ओके, आप समझिएगा ध्यान से, ये आपके पास ट्राइंगल, ये एक्स एंगल, ये एक्स, ये φ2 और ये 90 डिग्री एंगल, तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस φ2 प्लस 90 डिग्री एंगल, इन तीनों एंगल का सम 180 है। तो यहां से आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 90 माइनस φ2। अब देखो इस एक्स और इस एक्स को इक्वेट कर दो, तो एक है 90 माइनस φ2, दूसरा है 180 माइनस बीटा, तो आप क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 180 प्लस बीटा इक्वल टू φ2। सो φ2 कैन बी रिटर्न बीटा माइनस 90, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, φ2 कैन बी रिटर्न बीटा माइनस 90। ओके, तो आइए इसकी वैल्यू को पुटअप किया जाए, तो b इक्वल टू लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई अपॉन कितना? 4πr sin φ1 को क्या लिख सकते हैं आप? तो φ1 को लिख सकते हैं आप 90 माइनस अल्फा प्लस
साइन फाई टू को क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस 90। ओके, अब आप चेक कीजिएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 माइनस अल्फा, या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसे कॉस अल्फा लिख सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं साइन माइनस साइन के साथ में 90 माइनस बीटा। अच्छा, साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, अब क्या लिख पाएंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन 90 माइनस बीटा। अब देखो b इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये आ गया कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो अल्फा और बीटा के टर्म में एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, लेकिन फाई के टर्म में दोनों पॉजिटिव वैल्यू गिवन। ये बात समझने के बाद अब देखो, अगर ऐसा हो गया कि दोनों एंड इसके इनफाइनाइट की तरफ जाने लगे, तो देखो चेंजेस कैसे आएंगे। मान लो पॉइंट P है, यहां से बनने वाला एंगल ये अल्फा है और ये बनने वाला एंगल बीटा है, आप ऐसा समझो। और इसे फाई 1 फाई 2 के टर्म में समझा जाए, ये देखिए नीचे वाला फाई 1 है और ये आपके पास फाई 2 है, और लेंथ बढ़ाइए, लेंथ बढ़ाइए, यहां तक ज्वाइन कीजिए, तो ये देखिए एंगल बढ़ा, ये एंगल बढ़ा, और लेंथ बढ़ाइए, यहां तक ज्वाइन कीजिए, तो ये एंगल बढ़ा, फिर और लेंथ बढ़ाइए, एंगल बढ़ता जा रहा है, और लेंथ बढ़ाइए, ये भी एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, इनफाइनाइट जब होगा तो ये पाई बाई 2 तक अप्रोच होगा। सेम यहां पे भी जब इनफाइनाइट तक होगा तो पाई बाई 2 तक अप्रोच होगा। मतलब अगर इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो, तो फाई 1 फाई 2 दोनों की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। अच्छा, साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये इनफाइनाइट, दोनों तरफ से इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर हो तब इसका आंसर कैसे निकले, ये निकाला गया है। अब सोचो, एक तरफ से फाइनाइट हो, दूसरी तरफ से इनफाइनाइट हो, मतलब क्या समझना। ये आपके पास में था फाई 1, ये आपके पास में था फाई 2, ऐसा समझ के चलो। अब समझना बेटा ध्यान से, फाई 1 फाई 2 हुआ ऐसा, ये फाई 1 और ये फाई 2 आपके पास। ओके, अब आप सोचना ध्यान से, अगर आप इधर बढ़ा रहे थे तो फाई 2 बढ़ता जा रहा था, फाई 2 बढ़ता जा रहा था। इसका उल्टा, अगर आप कम करोगे तो फाई 2 कम होता जाएगा, कम करोगे फाई 2 कम होता जाएगा। सेम, अगर आप इधर बढ़ा रहे थे तो फाई 1 बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो अगर आप यहां से कम कर दोगे, जैसे यहां से कट कर दिया आपने, ये फाई 1 था और कट कर दिया, तो लाइन कैसे चेंज हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। अच्छा, और कट कर दिया, यहां से और हटा दीजिए, छोटा कर दिया, तो ये देखिए एंगल और छोटा हो गया। और कट कर दिया यहां से आपने, ये एंगल और छोटा हो गया। आपने और कट कर दिया, ये एंगल और छोटा हो गया। फाइनली आपने इस पॉइंट पे ला दिया तो ये एंगल 0 हो गया। मतलब क्या हुआ, पहले पॉइंट P पर यहां पर बनने वाला एंगल फाई 1 था, ये बनने वाला एंगल फाई 2 था। आप इसे कट करते गए, जैसे इसकी लेंथ इतनी बड़ी थी, इसको और छोटा कर दो, छोटा किया एंगल छोटा हुआ, और छोटा किया एंगल छोटा हुआ। इस पॉइंट पे लाके रख दिया तो फाई 1 0 हो गया, और यहां से इनफाइनाइट कर दिया, इनफाइनाइट लेंथ कर दिया तो फाई 2 90 हो गया। मतलब अगर हमको ऐसी जगह से फील्ड निकालना हो, एक कंडक्टर जिसका एक एंड इनफाइनाइट पर और दूसरे पॉइंट इसी पॉइंट पर फील्ड निकालना हो, तो आप कह सकते हैं फाई 1 इक्वल टू 0 एंड फाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, फाई 1 0, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन फाई 1 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 से, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 0 प्लस साइन पाई बाई 2। अच्छा, साइन 0 प्लस साइन पाई 2, साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस 1 होता है, तो आंसर आता है b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। सो b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आप समझिए बेटा, एक और केस देखिए,
सी वन मोर केस, मान लो ऐसा हो गया कि वायर पॉइंट पे ये रहा, हमने बताया था कि यहां से ज्वाइन करो, यहां से ज्वाइन करो, तो ये एंगल φ1, ये एंगल φ2। अब सोचिए अगर ऐसा हो जाए, इस केस में अगर ऐसा हो जाए आपके पास में कि पॉइंट P इसी जगह पर आ जाए जहां पर वायर एक्सटेंड हो रहा है, मतलब करंट यहां से फ्लो हो रहा है, तो करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में या करंट की डायरेक्शन में कोई भी दो पॉइंट अगर आपके पास अवेलेबल हो, तब मैग्नेटिक फील्ड कैसा निकाला जाए। तो इस केस में तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं आप लोगों को, आप सीख भी सकते हैं बात कि अगर ऐसा हो जाए तो करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल लेंथ का जिस पॉइंट पे निकालना हो, ये देखना याद करो बायो-सेवर्ट लॉ, छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट लिया था, इस पॉइंट पर निकालना था, तो करंट कैरिंग एलिमेंट का रेडियस वेक्टर के साथ बनने वाला एंगल, भाई करंट कैरिंग एलिमेंट को पहले ज्वाइन कर दो जहां पे फील्ड निकालना है, करंट कैरिंग एलिमेंट को ज्वाइन कर दिया जहां पे फील्ड निकालना है, पॉइंट पी पे निकालना है, पॉइंट पी पे निकालना है, आर डिस्टेंस आ गया, आर आ गया, आर का और करंट एलिमेंट का बनने वाला एंगल। अब चेक करो, ये करंट कैरिंग एलिमेंट इसका यहां से निकालना है, तो ये आ गया आपके पास आर, करंट कैरिंग एलिमेंट ये रहा और आर ये रहा, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना आ गया है, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल थीटा 0 आ गया है। तो हम डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो इससे लिख सकते थे म्यू नॉट आई डीएल साइन 0 अपॉन आर स्क्वायर, साइन 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, करंट ऑपोजिट भी हुआ 180 भी हुआ तो 0 हो जाएगा, साइन 0 भी हुआ तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये डिफरेंट केसेस देखने के बाद अब चलिए जीरो मैग्नेटिक फील्ड के जो केसेस हैं वो भी देख लिए जाएं कि कितने केसेस में जीरो मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए यहां से करंट पास हो रहा है, सर्कुलर पार्ट में ब्रेक हुआ करंट, इस तरह से ब्रेक हुआ करंट, यहां से करंट गया I, इतने पार्ट में ब्रेक हुआ I/2, इतने पार्ट में ब्रेक हुआ I/2, जितना करंट जाएगा उतना करंट आएगा, I/2 I। रेडियस R बताना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखो भाई यहां से ऊपर वाले के करंट चेक करो कितना है, तो ऊपर वाले के करंट है क्लॉकवाइज, नीचे वाले के करंट एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर वाले के करंट मैंने कह दिया B1, नीचे वाले के करंट कह दिया B2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, B1 मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड माइनस के और B2 आउटसाइड मतलब प्लस के, तो B वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं आप B2 माइनस B1 दैट इज इक्वल टू प्लस के कैप, ठीक है ना। अब B1 B2 समझना ध्यान से भाई, सेमी सर्कुलर आर्क जब हो जाता है तो अभी मैंने सिखाया था सेंटर पे थीटा आपके पास में पाई हो जाता है, बी थीटा की वैल्यू थी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, ये आपके पास बी थीटा की वैल्यू थी, ओके। अब हुआ ऐसा बी थीटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा आपके पास गिवन है। अब समझना स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू अगर पाई हो तो आप क्या लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ऊपर वाले पार्ट से करंट कितना जा रहा है, तो ऊपर वाले नीचे वाले पार्ट से देख लेते हैं, करंट जा रहा है I/2 अपॉन कितना 4 इंटू आर, माइनस वापस चेक करो म्यू नॉट I/2 अपॉन कितना, तो 4R, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा, डिफरेंस निकालने पर आंसर 0 आ जाएगा, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाता है। अब देखो जहां से करंट फ्लो हो रहा है वहां से सर्किट सिमेट्रिक है, करंट सिमेट्री है, या करंट सिमेट्री ना बोलता हूं, सर्किट सिमेट्रिक है, तो ये पार्ट भी सेम, ये पार्ट भी सेम, करंट भी सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, आंसर 0 आता है। वैसे और भी डिफरेंट जीरो मैग्नेटिक फील्ड के केसेस होते हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।